कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने रोगी पीड़ित हैं, उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। इस पागलपन का कारण क्या है? इस सवाल का ठीक ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर हम यह जरूर मानते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इनका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। परंतु बाकी आधे, और यह इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है, बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मरने वालों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप से नीचे देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि आपके या मेरे। फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं? मैंने यह सवाल 4 सबसे प्रमुख मनोचिकित्सालयों में से एक के मुख्य चिकित्सक से पूछा। इस प्रसिद्ध चिकित्सक को अपने विषय के ज्ञान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले थे, परंतु उसने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं। कोई भी इसका पूरी तरह सही कारण नहीं जानता, परंतु उसने यह भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया से नसीब नहीं होता। इस प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने मुझे एक कहानी सुनाई। मेरी एक मरीज है जिसकी शादी का दुखद अंत हुआ। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थे, परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उससे कहता था कि वह उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में परोसे। उनके कोई बच्चा भी नहीं था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। वह पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और एक बार फिर अपने कुंवारेपन का नाम रख लिया। उसे विश्वास है कि अब वह एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और वह इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए। और जहां तक बच्चों का सवाल है, वह कल्पना करती है कि हर रात वह एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब भी मैं उसे देखने जाता हूं, वह कहती है, डॉक्टर, कल रात मेरे यहां एक नए बच्चे ने जन्म लिया है। उसके सपनों के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गए हैं, परंतु पागलपन के काल्पनिक टापुओं पर वह अपने सपनों को सच कर रही है। क्या यह दुखद है? मैं नहीं जानता। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसके सोचने समझने की शक्ति लौटा सकता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता। वह आज जितनी खुश है उतनी खुश पहले कभी नहीं रही। अगर कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वे उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। चार्ल्स श्वाब अमेरिकी उद्योग के उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें एक साल में $10 लाख से ज्यादा तनख्वाह, तब इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था, और $50 प्रति सप्ताह कमाने वाला आदमी भी संपन्न समझा जाता था, मिला करती थी।
उन्हें एंड्रयू कार्नेगी ने 1921 में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया और उस समय श्राब की उम्र केवल 38 वर्ष थी। बाद में श्राब यूएस स्टील को छोड़कर मुश्किल में फंसी बेथलहम स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इसे अमेरिका की सर्वाधिक लाभदायक कंपनियों में से एक बना दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने चार्ल्स श्राब को एक साल में $10 लाख या प्रतिदिन $3,000 से अधिक तनख्वाह क्यों दी? क्यों? क्या इसलिए कि श्राब जीनियस थे? नहीं। तो फिर क्या इसलिए कि स्टील उद्योग के सबसे बड़े जानकार थे? नहीं। खुद चार्ल्स श्राब का मानना था कि उसके नीचे काम कर रहे कई लोग स्टील बनाने के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे। श्राब कहते हैं कि उन्हें इतनी तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया। मैं उनका रहस्य उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं। ऐसे शब्द जिन्हें कांसे में ढलवा लेना चाहिए और हर स्कूल, घर, हर दुकान और ऑफिस में रखना चाहिए, ऐसे शब्द जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राजील की सालाना वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के जो जीवन में कभी उनके काम नहीं आएगी। ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। श्राब ने कहा, मैं मानता हूं मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूं ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसीलिए मैं तारीफ करने में तत्पर रहता हूं और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूं। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोल के तारीफ करता हूं और मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। तो श्राब यह करते थे, परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं? इसका ठीक उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो वे अपने कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वे कुछ भी नहीं करते। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ता है। मैंने 2 बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। श्राब का मानना था, जीवन के मेरे लंबे अनुभव के दौरान मैं दुनिया के कई महान देशों के महान लोगों से मिला हूं। मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, जो आलोचना के बजाय तारीफ के माहौल में ज्यादा बेहतर काम न कर सकता हो। श्राब के अनुसार यही एंड्रयू कार्नेगी की अद्भुत सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। कार्नेगी अपने सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे। कार्नेगी तो अपनी कब्र के पत्थर पर भी अपने कर्मचारियों की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने खुद के लिए यह स्मृति लेख लिखा था, यहां पर वह आदमी सोया है जो जानता है कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। सच्ची प्रशंसा ही वह रहस्य था जिसकी वजह से जॉन रॉकफेलर इतने सफल हुए। उदाहरण के तौर पर जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40% नुकसान हुआ तो रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और वैसे भी अब तो नुकसान हो चुका है। इसीलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। यह बहुत बढ़िया रहा, रॉकफेलर ने कहा। हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो हालांकि सच नहीं है, परंतु उसमें सच्चाई जरूर छुपी है, और यही वजह है कि मैं उसे सुना रहा हूं। एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा तो महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा गया है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूं, परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो। कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध हुआ कि उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं वह कारण क्या था? वह था प्रशंसा का अभाव। और मैं शर्त लगाता हूं कि यही घर से भागने वाले पतियों के बारे में भी सच होगा। हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे प्रभावित हैं,